नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? वो मेंबर्स जो कंप्रेसिव फोर्स लेते हैं उनको कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। कंप्रेसिव फोर्स लेते हैं उनको हम कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। ये जो कंप्रेशन फोर्स है, हम ये मान के चलते हैं कि ये लॉन्जिट्यूडल एक्सिस के थ्रू जा रही है, लॉन्जिट्यूडल एक्सिस के थ्रू जा रही है, तो उसे कहते हैं कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर कौन से होते हैं? कॉलम होता है बिल्डिंग में, एंड पोस्ट होती है ब्रिजेस में, स्ट्रट होता है ट्रसिस में, उसे स्ट्रट कहते हैं। जो भी मतलब कंप्रेशन मेंबर ट्रस में होगा उसे स्ट्रट कहते हैं, और जो करेन में कंप्रेशन मेंबर होगा उसे बूम कहते हैं। ये मतलब है तो सारे कंप्रेशन मेंबर, वो पोजीशन के हिसाब से इनके नाम अलग अलग हैं। जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं वो ट्रसिस में सिंगल एंगल हो सकता है, डबल एंगल हो सकता है, टी हो सकती है, चैनल हो सकता है, सर्कुलर हॉलो सेक्शन होता है, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन होता है। तो ये कोई भी मेंबर किसी भी टाइप का हो सकता है स्ट्रक्चरली। ये डिफरेंट दिए हैं इसमें। ये सिंगल एंगल है, सिंगल एंगल मीन्स एक ही एंगल है। ये डबल एंगल है, डबल एंगल मीन्स एक एंगल ऐसे है, इसे कहते हैं डबल एंगल बैक टू बैक। इसे टी है, ये भी कंप्रेशन मेंबर हो सकता है, चैनल भी हो सकता है, और सर्कुलर हॉलो सेक्शन भी हो सकता है, और रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर हैं। और ये बिल्टअप सेक्शंस हैं। बिल्टअप सेक्शंस वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर ये जो सिंगल चैनल जहाँ लोड नहीं ले पाता, तो वहाँ पर बिल्टअप सेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो बिल्टअप सेक्शन होता है ये, जिसे कहते हैं डबल चैनल, बिल्टअप बॉक्स सेक्शन, डबल चैनल फ्रंट टू फ्रंट, इसलिए क्या डबल चैनल बैक टू बैक, डबल चैनल बैक टू बैक। और ये आई सेक्शन विद कवर प्लेट, इसे कहते हैं कवर प्लेट 1, कवर प्लेट 2। तो कोई भी सेक्शन हो सकता है, कंबाइंड सेक्शन हो सकते हैं या इंडिविजुअल सेक्शन होते हैं कंप्रेशन मेंबर। अब कंप्रेशन मेंबर में जो बात है, अगर हम IAS 456 देखें तो कंप्रेशन मेंबर में जो वो कहता है कि भाई कंप्रेशन मेंबर जो फेल होता है, जो फ्लेक्सुरल बकलिंग के कारण भी फेल हो सकता है। फ्लेक्सुरल बकलिंग का मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए अगर एक मेंबर है, ओके, सॉरी ये तो पहले बकल हो गया, ओके, ये स्ट्रेट नहीं आ रहा, ओके, ये बकल है, इधर आपने लोड लगाया, ओके, कंप्रेसिव लोड लगाया, ओके, ये रिएक्शन हुआ, तो ये ऐसे बकल कर जाएगा, ओके। तो ये इसकी वजह से भी कंप्रेशन मेंबर जनरली इसी की वजह से टूटता है। तो फ्लेक्सुरल बकलिंग होती है, साथ में कंप्रेसिव होता है, मतलब दो, तो बकलिंग भी होगी और कंप्रेशन भी होगा, इसलिए ये इसका टूटना ज़्यादा पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो IAS 456 कहता है कि जो लोड जो होना चाहिए PD से कम होना चाहिए, लोड जो होना चाहिए वो PD से कम होना चाहिए। PD मीन्स डिज़ाइन फोर्स। फार्मूला वही है जो मैं आपसे हमेशा डिस्कस करता हूँ कि स्टील में एक ही फार्मूला चलता है, PD इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस वो कहता है FCD लेनी है, किसी मटेरियल में FCD लेनी है। हमें पता है एक तो स्ट्रेस होती है FU होती है, ओके, एक होती है FU और एक होती है FY, लेकिन इसमें FCD लेनी है, कंप्रेसिव डिजाइन फोर्स। FCD किस पे डिपेंड करता है? FCD दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो होता है स्लेंडरनेस रेशो L/R, FCD डिपेंड करता है L/R, इसे कहते हैं स्लेंडरनेस रेशो, ओके। लेकिन ये जो L लेनी है वो लेनी है इफेक्टिव लेंथ, K इंटू L, दैट इज शुड बी L/R का मतलब इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन तो आपको पता है, दैट इज इक्वल टू √I/A, ओके। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको निकाल सकते हो, तो आपको इफेक्टिव लेंथ, ये स्लेंडरनेस रेशियो निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड दी स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो निकल जाएगा। एक तो आप स्लेंडरनेस रेशियो से आप निकालते हैं क्योंकि हमें FCD निकालना है, ओके। FCD एक तो निकल के सिलेंडर, एक तो इफेक्टिव है सिलेंडर रेशियो,
इफेक्टिव लेंथ हमने मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू के इंटू एल। पहले तो ये निकालेंगे, के की वैल्यू जो होगी, एल इज द लेंथ, के की वैल्यू जो होगी डिपेंड करता है उसकी एंड कंडीशंस के ऊपर। ओके, उसकी एंड कंडीशंस के ऊपर, ये है एंड कंडीशंस। ओके, एंड कंडीशन में वो अगर ये नॉर्मल कंडीशन ये है, बोथ द एंड्स आर पिंड। पिंड का मतलब है रोटेशन इज अलाउड, ट्रांसलेशन इज नॉट अलाउड। सारा खेल इसी पे, रोटेशन इज अलाउड, ट्रांसलेशन इज नॉट। ट्रांसलेशन का मतलब ये ऐसे मूव नहीं कर सकता, ओनली द मेंबर कैन रोटेट। तो इस केस में के इक्वल टू 1। अगर कैंटिलीवर है तो के इक्वल टू 2। अगर फिक्स है तो के इक्वल टू 0.65। एक फिक्स है, एक पिन है तो के इक्वल टू 0.8। तो आप देखें के की वैल्यू आपकी डिफरेंट है, के एल, के की वैल्यू डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द एंड कंडीशन। ये आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ जनरेशन, और रेडियस ऑफ जनरेशन में मान लीजिए एक आई सेक्शन है तो इसके रेडियस एक्सिस 2 होंगे, एक होगा ये एक्सिस होगा और एक ये एक्सिस होगा। इसे कहते हैं वाई वाई एक्सिस, इसे कहते हैं जेड जेड एक्सिस। ओके, तो 2 एक्सिस होते हैं, एक 2 एक्सिस है तो आई भी 2 होंगे, एक आई जेड जेड होगा, एक आई वाई वाई होगा। तो आर भी 2 होंगे, एक आर वाई वाई होगा, एक आर जेड जेड होगा। जैसा कि आप देखते हैं एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है, तो आर वाई वाई हमेशा कम होगा। तो एक तो ये हो गया। तो आपको स्लेंडरनेस रेशो हमने लेंगे जो मैक्सिमम होगा, मतलब 2 रेशो आएंगे ना, तो स्लेंडरनेस रेशो जो मिनिमम होगा, सॉरी वो लेंगे। ओके, जो मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो आर मिनिमम होगा दैट आर लेंगे, आर जो लेंगे जो मिनिमम। ओके, आर मिनिमम लेंगे तो स्लेंडरनेस रेशो जो ज़्यादा होगा वो हो जाएगा, उसको क्राइटेरिया मानेंगे। ऐसा जो ज़्यादा होगा उसको क्राइटेरिया मानेंगे। तो पहले तो स्लेंडरनेस रेशो निकालेंगे। स्लेंडरनेस रेशो निकालने के बाद आप एफसीडी निकालना है। ओके, अब एफसीडी निकालने के लिए अगर हम IS 456 देखें, ओके, एक तो ये एफसीडी निकालने का ये फार्मूला है, बहुत बड़ा सा फार्मूला है। ओके, ये इसमें पाई निकालो, अल्फ़ा निकालो। ये जो अल्फ़ा है, इससे पहले ये सब पूरा फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ये पूरा फार्मूला अप्लाई कीजिए, या इसके लिए टेबल्स दे रखी हैं, तो हम देखते हैं एफसीडी को टेबल के थ्रू निकालना सीखते हैं। तो एफसीडी को टेबल के थ्रू निकालने के लिए आपको तो स्लेंडरनेस रेशो पता चल गया। अब दूसरा है आपको बकलिंग क्लास कौन सी है, ए है, बी है, सी है, डी है। बकलिंग क्लास आपको देखनी पड़ेगी। उसको बकलिंग क्लास देखने के लिए एक टेबल है आपके पास, वो नीचे होगी शायद। बकलिंग क्लास देखने के लिए टेबल है, ये भी। ओके, पेज में बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 44 ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हो। तो अगर एंगल का केस है, स्टड का केस, बकलिंग क्लास इज ऑलवेज सी। अगर इस केस में है, अगर ISMB का केस है तो बकलिंग क्लास इज विल बी बी, क्योंकि ए जेड जेड तो बी मिनिमम वाला, बकलिंग क्लास विल बी बी। ओके, और अगर बिल्ट अप सेक्शन है तो आपका बकलिंग क्लास इज सी। तो बकलिंग क्लास देखने के बाद आपको बकलिंग क्लास पता चल गई, और उसके बाद एफसीडी निकालने के लिए डायरेक्ट सबसे पहले आपको छोटा मैटर बताता हूँ। आपको सिलेंडर रेशो पता चल गया। मान लीजिए सिलेंडर रेशो 60 है और बकलिंग क्लास आपकी बी है, मान लीजिए ये बकलिंग क्लास सी और ये बकलिंग क्लास बी। बकलिंग क्लास बी है और सिलेंडर से रेशो 100 है मान लीजिए। ओके, तो बकलिंग क्लास आपकी बी है। तो इजीली ये 100 के लिए बकलिंग क्लास बी है हमारी। ओके, बकलिंग क्लास देख चेक कर लेंगे, सी है ये तो। ओके, बकलिंग क्लास बी वाला ले लेंगे, बकलिंग क्लास बी है और सिलेंडर्स रेशो आपका 100 है मान लीजिए। ओके, तो FI तो हमेशा 250 ही होता है, तो 100 के लिए 118 लेंगे बकलिंग क्लास सी के लिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ पहले इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, फिर रेडियस ऑफ जनरेशन निकालना है। अगर डायरेक्ट सेक्शन है, एंगल सेक्शन या कोई डायरेक्ट सेक्शन है, तो आपको डायरेक्ट रेडियस ऑफ जनरेशन स्टील टेबल से मिल जाएगा। ओके, लेंथ आपको दी हुई होगी तो इफेक्टिव लेंथ निकल जाएगी एज पर एंड कंडीशंस। जब आपकी इफेक्टिव लेंथ निकल जाएगी और रेडियस ऑफ जनरेशन निकल जाएगा तो सिलेंडर रेशो निकल जाएगा L/R। सिलेंडर रेशो निकलने के बाद बकलिंग क्लास चेक कर लेंगे कौन सी है और उससे हम स्ट्रेस ले लेंगे।
जो स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया टोटल एरिया काउंट होता है, कंप्रेशन में वो हम नहीं करते, डिडक्शन ऑफ होल्स के लिए नहीं जाते, तो एरिया आपको पता चल जाता है। तो हम क्वेश्चंस करके देखेंगे। स्ट्रेस इनटू एरिया, मैंने जैसे आपको पहले बोला, पूरे स्टील सेक्शंस में कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, जो बेसिक फार्मूला हुआ है स्ट्रेस P इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस निकालने के मेथड दूसरे हो सकते हैं। तो ये आपका कंप्रेशन मेंबर था। और आगे अगर हम कंप्रेशन मेंबर में देखें, तो मैंने आपको जैसे बोला लैम्बडा इज अ सिलेंडर रेशियो दैट इज इक्वल टू के एल अपॉन आर, आर रेडियस ऑफ जायरेशन, ये मिनिमम लेते हैं। ओके, तो ये आपने देखा, ये बकलिंग क्लास मैंने आपको बताई थी। एंगल के लिए सी, ISMB के लिए जनरली बी ली जाएगी, क्योंकि जनरली जो होता है उसका YY माइनर होता है, जेड जेड के लिए देने की जरूरत नहीं है, YY माइनर होता है, तो ये बी ली जाएगी। आर मिनिमम लिया जाता है, एल अपॉन आर मैक्सिमम लिया जाता है। डिज़ाइन फोर्स एरिया इक्वल टू F0 होती है, ए टोटल लिया जाता है, माइनस नहीं किया जाता। ओके, तो ये सब आपको मैं करके दिखाऊंगा। तीसरा FCD निकालने का एक और तरीका भी है, उसमें आप लैम्बडा निकाल लीजिए। लैम्बडा की वैल्यू आपको पता है, ये टेबल में IS 456 में ये वैल्यू है लैम्बडा की, ये IS 456 और IS 800 में दी हुई है। ये लैम्बडा की वैल्यू निकालने के बाद आप इस टेबल से डायरेक्ट FCD निकालते हैं, FCD अपन FY निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द आपकी ABCD जो भी आपकी क्लास बकलिंग है। मान लीजिए 1 आ रहा है आपका ये, तो सीधा 1, और ये B है, तो B के लिए आपका ये 0.55 आ गया, तो 0.55 इंटू FY 250 हो गया, तो उतनी आपकी स्ट्रेस हो गई। तो ये भी तरीका है FCD निकालने का यूजिंग दिस कर्व। तो आपके कर्व से निकालिए, या फिर ये फार्मूले से निकालिए, ओके, या फिर उसके बाद तीसरा टेबल से निकालिए। और एक चौथा तरीका और भी है, आपको लैम्बडा पता चल गया, ये इसे x कहते हैं, x की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन सिलेंडर रेशियो पता है, आपको क्लास बकलिंग पता है, तो आप इससे डायरेक्ट x निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे क्लास बकलिंग हम पिछले बार B देख रहे थे, ये 100 देख रहे थे, 250 के लिए 100 आ गई ये 0.507, तो 0.507 इंटू 250 करेंगे तो आपकी वो FCD आ जाएगी। मतलब आपको दूसरा तरीका ये है, क्लास बकलिंग देखी, B सिलेंडर रेशियो का 100, ये x की वैल्यू निकाल ली, दिस इज कहते हैं स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। फिर दूसरा FY अपॉन FCD अपॉन x निकलने के बाद आप इसे FI से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी FCD आ जाएगी। तो ये एक और तरीका है टू फाइंड आउट द FCD। आप एग्जाम में कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो FCD निकालने के चार तरीके हो गए, बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, पूरी स्कीम सबसे मुश्किल, बेस्ड ऑन दिस चार्ट इजी, बेस्ड ऑन टेबल इट इज ऑल्सो इजी, देन बेस्ड ऑन दैट FCD डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट बेस्ड ऑन द क्लास। तो ये चारों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप FCD निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट सबका आंसर सेम ही आएगा। तो आपको काफ़ी बता दिया, तो आगे भी आपको मैं कंप्रेशन नंबर में सवाल निकालना डायरेक्ट सिखाऊंगा, तो आप ये देख सकते हैं। धन्यवाद।